हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th में सेकेंड टर्म स्टार्ट करते हैं और सेकेंड टर्म में पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मुझे ये लगता है शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ने पहले से कर रखा है, या ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा 9th का टच है उसमें। 9th में जब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम किया गया है और फैक्टराइज करके वैल्यू निकालनी बताई गई है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। चलिए एपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक पिगी बैंक में कुछ पैसा आप डालते हैं रोज। मान लीजिए एक दिन 10 रुपये डालते हैं, दूसरे दिन 15 रुपये डालते हैं, फिर 20 रुपीज़, फिर 25 रुपीज़, इस तरीके से इसमें पैसे डालते जा रहे हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछे तो बताइए वो कौन सा दिन होगा या कितने दिन के बाद आप इसमें 100 रुपये डालेंगे एक दिन में। यानी इस क्वेश्चन को इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर मेरी या आपकी माँ आपसे कहती हैं कि बेटा ऐसा करते हैं हम आपको हर महीने 100 रुपये देंगे, तो आप कहेंगे माँ 100 रुपये तो बहुत कम है, आप 200 मुझे कब देंगी? तो माँ तुम्हारी कहेंगी कि बेटा ऐसा करते हैं इस बार 100 रुपये देते हैं, नेक्स्ट मंथ में 10 रुपीज़ बढ़ा देंगे यानी 110 देंगे, उसका फिर 10 बढ़ा देंगे 120 रुपीज़ देंगे। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते ये हमको आप बताइए कि बताइए 200 रुपीज़ हम आपको कब देंगे। तो ये जो बात हम आपसे बता रहे हैं, तो ये अगर हम डायरेक्ट इनको ऐड करना चालू करते हैं कि पहले हमने 10 रुपये, फिर 15 रुपीज़, फिर 20 रुपीज़, फिर 25 रुपीज़, फिर 30 रुपीज़, इस तरीके से अगर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि इस चैप्टर के अंडर में आएगा। वो फार्मूला क्या है वो बताएंगे अभी हम आपको। उससे पहले कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि पहले तो एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें जो टर्म हमको मिलेगा, नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा, मान लीजिए पहला टर्म मान लीजिए 5 लिखा मैंने, नेक्स्ट टर्म हमने इसमें 7 लिखा, तो 7 टर्म हमको कैसे मिला? यानी प्रेसीडिंग टर्म में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 7 मिलेगा। लेकिन अगर यही सिस्टम आगे रेगुलर नहीं रहता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने बोला प्रेसीडिंग टर्म में अगर 2 ऐड करते हैं तो 7 मिलेगा, अगर हम 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 में 4 ऐड करते हैं तो 14 मिलेगा। तो क्या इसको हम एपी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एपी कब कही जाएगी? एपी तब कही जाएगी कि जो भी वैल्यू ऐड होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट इन द सेंस अगर 2 यहाँ पर प्लस हुआ है तो यहाँ भी 2 प्लस होगा, यहाँ भी 2 ही प्लस होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तब हम इसको एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि हमेशा प्लस हो, जरूरी ये नहीं है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, हमेशा बढ़ती हुई सीरीज मिले, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर 10 लिखा हो, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा हो, उसके बाद यहाँ पर 6 लिखा हो, तब भी इसको एपी कहा जाएगा। लेकिन ये जो एपी मिलेगी वो रिड्यूसिंग है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 माइनस किया जा रहा है। इससे हमने समझा क्या? इससे हमने ये समझा कि इक्वल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू अगर ऐड हो रही हो तब या माइनस हो रही हो तब, दोनों ही केस में जो सीरीज हमको मिलेगी उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर एक चीज और जान लें हम कि अगर पहले टर्म को अगर हम कहें कि इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो वैल्यू इसमें प्लस या माइनस कर रहे हैं अगर उसको डी मान लें। अच्छा ये बताइए इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो भी 2 आएगा माइनस का, इसमें करेंगे तब भी माइनस का 2 आएगा और आगे भी करेंगे तब भी -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इट मीन्स इस डी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। और ए क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म। पहले टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। इससे क्या समझे हम? इससे ये क्लियर हो गया कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी भी हो सकता है और ए माइनस डी भी हो सकता है, क्योंकि सीरीज इंक्रीजिंग भी हो सकती है और सीरीज डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इसका मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी ली जा सकती है। एज पर क्वेश्चन जो भी रिक्वायर्ड होगा उसका यूज किया जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे ये पुटअप होता है कि बताइए कि सीरीज जो हम आपको देंगे वो एपी में है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि एक वेल
को डिग करना है हमको। अब उस वेल को डिग करने के लिए जो पहला, अगर किसी वेल को डिग करना है तो फर्स्ट मीटर यानी 1 मीटर को डिग करने के लिए आपको 150 रुपीज़ देने हैं, और उसके बाद जितने भी आगे के किलोमीटर होंगे, यानी कि अगर इसके लिए 150 दिया गया तो आगे के लिए 50 रुपीज़ बढ़ा के देना पड़ेगा। इसका मतलब 150 + 50 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट वाले के लिए हम पूछें कि अब कितना देना पड़ेगा तो फिर 50 बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी कि 250 देना पड़ेगा। और हम कहें कि नेक्स्ट और अगर हमको डिग करना है तब कितना पैसा देना पड़ेगा, तो फिर हमको 300 देना पड़ेगा। इसका मतलब 50 रुपीज़ हर बार बढ़ा के देना पड़ रहा है। और चूंकि ये इंटरवल, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इस वजह से ऐसी सीरीज को हम एपी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि अगर ये कहा जाता है कि अगर एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, अगर उसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि 1000 mm अगर उसके अंदर गैस है, तो इसमें हर बार जब गैस निकाली जाएगी, पंप आउट की जाएगी, तो वो जितनी भी इसमें गैस होगी उसका 1/4 इसमें से पंप आउट किया जाना है। कितना? जितना है उसका 1/4। 1/4 मीन्स अगर यहाँ पर 100 है तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। इन 25 इसमें से कम हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा? फिर जो बचेगा उसका 1/4। तरीका समझते हैं फिर से इसको कैसे करना है। जैसे कि 1000 है, 1000 का 1/4 अगर निकाला जाएगा तो ये 250 आएगा, यानी 250 इसमें से निकल गई। अब बची कितनी? यानी पहले 1000 थी, अब बची 750, फिर से निकाली गई। अब किस में से निकाली जाएगी? 750 से। कितना? 1/4। अब इसका अगर 1/4 निकाला जाएगा तो हमें ये बताइए कि 1000 का 1/4 और 750 का 1/4 क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1000 है और ये 750 है। 1000 का 1/4 250 होता है, बट 750 का 1/4 250 नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए इस सीरीज को, जो सीरीज बनती जाएगी, उसको हम एपी नहीं कह सकते। ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दें कि अगर कोई पैसा बैंक में आप जमा करते हैं, अगर कोई पैसा बैंक में जमा किया गया और उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ये समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स हो जाए। अगर आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं तो आपको इस साल, नेक्स्ट ईयर और उसके आगे भी जो भी टाइम आता जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट मिले, अगर वो 10,000 पर ही मिले तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आई मेरी बात? क्या बताया हमने कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो, अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगा, तो अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमेशा 10,000 का 10% निकलेगा, और 10,000 का 10% 1000 ये फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले साल आपको पास जो पैसा है वो 10,000 था, लेकिन अगले साल 11,000 हो जाएगा, उसके बाद 12,000 हो जाएगा, उसके बाद 13,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये सीरीज क्या है? एपी है। लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जिसमें प्रिंसिपल चेंज होता है। प्रिंसिपल चेंज होता क्यों है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पहले साल तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 1,000 रुपया, लेकिन अगले साल जैसे पहला क्या था? 10,000 रुपये, उस पर हमको इंटरेस्ट कितना मिला? 10%, यानी हो गया 11,000 रुपये। लेकिन अब जब हमको मिलेगा तो 11,000 का 10% मिलेगा। तो जब 11,000 का 10% आप निकालेंगे तो आएगा 1,100 रुपये। तो जब अगली बार जो टर्म आएगा वो हो जाएगा 12,100 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गैपिंग है वो 1000 की, जबकि यहाँ पर गैपिंग कितनी है? 1100 की है। तो दो टर्म से ये क्लियर हो गया कि ये सीरीज जो बनेगी वो एपी नहीं होगी। समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या था? सीआई था, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कुछ सीरीज हम आपको देते हैं, उसको देखिए कि क्या ये एपी है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया √3, 2√3, 3√3, 4√3। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? कैसे जानेंगे हम? मैंने आपसे ये बताया, जो भी टर्म है, यानी कि नेक्स्ट टर्म से जो प्रेसीडिंग टर्म है, जो उससे पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर दिया जाए, नेक्स्ट टर्म से अगर प्रेसीडिंग टर्म को माइनस कर दिया जाए तो कॉमन डिफरेंस डी मिलता है। यानी कहने का मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड से सेकंड को माइनस करें, फोर्थ से थर्ड को माइनस करें, 10th से 9 को माइनस करें, 12th से 11th को माइनस करें। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच की जो गैपिंग होगी, जो डिफरेंस होगा, वही होगा कॉमन डिफरेंस। और उसको निकालने के लिए करना क्या है? मैंने बोला 2√3 माइनस √3। इसका मतलब ये 2√3 और ये 1√3 है। 2√3 से अगर 1√3 माइनस करेंगे तो 1√3 बचेगा, तो 1√3 का मतलब √3।
आगे भी अगर निकालते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर निकालें, ये तो D1 हो गया, अगर D2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2√3, तो बच जाएगा 1√3 यानी कि √3। तो यहाँ भी देखिए वही आ गया, आगे भी निकालेंगे तो सेम आता चला जाएगा, इसलिए इस सीरीज को हम AP कह सकते हैं। मान लीजिए लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 5/2, उसके बाद लिखा है 3, उसके बाद लिखा है 7/2। इस सीरीज को बताना है कि AP है कि नहीं है। तो एक काम कर लें, अगर इस 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/2, 3, उसके बाद 7/2 को लिख सकते हैं 3 होल 1/2 एंड सो ऑन। यानी अगर इसको देखा जाए तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर बार हाफ इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 एप्पल, 2.5 एप्पल, 3 एप्पल, 3.5 एप्पल, 4 एप्पल, 4.5 एप्पल। तो ये जो सीरीज मिलेगी, दिस सीरीज इज एन AP। ओके, तो ये होगी कंडीशन AP की। अच्छा, कुछ सीरीज ऐसी भी हो सकती है जो देखने में हो सकता है आपको लगे कि AP नहीं है बट AP हो। जैसे मान लीजिए 2, 2, 2, 2, आप कहेंगे ये AP है कि नहीं है? बिल्कुल AP है। क्यों AP है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर निकाला जाएगा तो 0 आएगा। 2 - 2 0 होता है, 2 - 2 0, आगे भी 2 - 2 0 निकलता जाएगा, इसलिए इस सीरीज को भी हम AP कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि ये AP है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। क्या इसको AP कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 था, यहाँ 2 × 2 × 2 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस निकाला जाएगा तो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस आएगा, बट यहाँ 4 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 8 का डिफरेंस आएगा, आगे 32 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये AP नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सबसे पहले फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को A से, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब अभी मैंने आपसे ये बताया कि अगर जो भी प्रीसीडिंग टर्म होता है, जैसे मैंने लिखा 3, फिर यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 7, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, इन दिस सीक्वेंस अगर हम देखें तो क्या क्या दे रखा है। अगर हम देखें तो ये पहला टर्म है जिसको A कहा जाता है और D कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब पहला वाला तो A है, दूसरा वाला क्या है, A + D है, अगला क्या है, A + 2D है। क्यों 2D आया? क्योंकि जितना ये है उसमें D और प्लस, पहले वाले में D+ हुआ तो ये मिला, इसमें D+ हुआ तो ये मिला, इसमें D+ होगा तो ये मिलेगा, और इसमें D+ होगा तो नेक्स्ट मिलता चला जाएगा। समझना क्या है? समझना ये कि जब पहला टर्म हमने देखा तो पहले वाले टर्म में D नहीं था, दूसरे वाले टर्म में 1 D था, तीसरे वाले में 2 D थे, चौथे वाले में 3 D थे। देखना क्या है? देखना ये कि जब यहाँ पर हमने सेकंड टर्म कहा तब इसमें 1 D, थर्ड कहा तो 2 D, फोर्थ कहा तो 3 D। इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम D है। पहला टर्म था तो 0 D था, दूसरे टर्म पे आए तो 1 D हुआ, तीसरे टर्म पे आए तो 2 D हुआ, चौथे टर्म पे आए तो 3 D हुआ, पांचवें पे आएंगे तो 4 D होगा, 50 आएंगे तो 49 D होगा, 100 होगा तो 99 D होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म को A से लिखा जाए, कॉमन डिफरेंस को D से लिखा जाए, तो ऐसे में उस सीरीज का कोई पर्टिकुलर टर्म अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? मैंने अभी आपसे बोला कि अगर 15वां टर्म निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A+ मैंने बोला जितना टर्म है उसमें से एक कम D, यानी कि 15 - 1 D। अगर मान लीजिए हमें 20th या 23rd टर्म निकालना है तो A + 23 - 1 D। अगर यहाँ पर हम n लिख दें तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, n - 1 D। n का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर टर्म। यहाँ तो मालूम है 15 है, 23 है, लेकिन अगर ये नहीं मालूम है तो जनरल अगर फार्मूला लिखा जाए, आपसे एक फार्मूला लिखने की बात की गई, एक ऐसा फार्मूला जिसका यूज करके हम ये बता पाए कि कौन सा टर्म इतना होगा। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर एक गुल्लक में, एक पिगी बैंक में 10 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 20 रुपए इस तरीके से जमा किया जा रहा है तो 200 रुपए कब होंगे, 200 रुपए कब होंगे, यानी कि कितने महीने के बाद 200 रुपए हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी इस सीरीज में कितने टर्म है ये निकालना है आपको।
तो अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इस तरीके से इसको मान लिया दिस इज nth टर्म, दिस इज nth टर्म। अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म का मतलब an, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, an की वैल्यू कितनी हो गई 200, a की वैल्यू कितनी हो गई 10, d कैसे निकलेगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। अब हमको निकालना क्या, n निकालना है। कैसे निकलेगा, an का फार्मूला 200 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d मतलब 5। 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 माइनस 10, जबकि यहाँ हो जाएगा 5 n माइनस 1, यहाँ कितना बचेगा 190। 5 अपॉन में आएगा तो 190 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 से कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 1 यानी कि 39। इसका मतलब ये हुआ कि 39 मंथ के बाद या 39th मंथ पे जो पैसा उसको मिलेगा वो 200 रुपये उसको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इस फार्मूले का यूज करके जो भी टर्म हमको निकालना है वो निकाला जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन इस पे करा लेते हैं हम आपको। कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरीज दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि हाउ मैनी एक मिनट, इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर पहले तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से स्टार्ट होंगे, और उसमें भी कहा गया 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर विच वाज डिविजिबल बाई 7। तो क्या किया जाए, सबसे पहला काम हमें ये देखना पड़ेगा कि 100 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट का जब सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 999। सबसे छोटा नंबर कितना है 100 और सबसे बड़ा कितना है 999। लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 7 से डिविजिबल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए और 3 डिजिट का हो। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, अगर 100 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 1 जा 7 30। हम जानते हैं 7 4 जा 28 होता है, लेकिन हमें अगर 7 4 जा पढ़ेंगे तो ये डिजिट जो आएगी, जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट के बजाय क्या, सॉरी 3 डिजिट के बजाय क्या हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। बट चाहिए हमको 3 डिजिट का नंबर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 7 5 जा 35, यानी कि अगर यहाँ पर 30 की जगह 35 होता तो ये डिवाइड हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर 100 की बजाय अगर 105 होता तो ये 7 से डिविजिबल होता। दिस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद अगर लास्ट निकालें, लास्ट कैसे निकलेगा तो 999 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, उसके बाद 19, 7 2 जा 14। यहाँ पर हमने टेबल कम बार पढ़ी, यहाँ ज़्यादा बार पढ़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए था, इसलिए अगर मैं कम पढ़ता तो 2 डिजिट का रह जाता, और यहाँ पर हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। अगर हम प्लस करेंगे तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना 7 2 जा 14, तो यानी कितना एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा। अगर ये 5 इसमें से कम हो जाए तो जो सीरीज हमको मिलेगी इसका हमको जो भी नंबर मिलेगा ये 7 से डिविजिबल होगा। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, और 994 क्या हो गया, लास्ट नंबर हो गया जो कि 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है। सीरीज क्या बनेगी 105 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 112, क्यों, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर 7 प्लस करके मिलेगा हमको, फिर नेक्स्ट निकालना, फिर 7 प्लस कर देंगे। इस तरीके से सीरीज हमको मिल गई। क्या क्या मालूम है इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है 105, कॉमन डिफरेंस मालूम है 112 माइनस 105 यानी कि 7, और हमको लास्ट टर्म मालूम है। लास्ट टर्म को लिखने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म सीरीज में n है तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म कहेंगे। अगर सीरीज में 10 टर्म होंगे तो लास्ट टर्म को 10th टर्म कहेंगे। अगर सीरीज में 20 टर्म है तो लास्ट टर्म को 20th टर्म कहेंगे। और अगर सीरीज में n टर्म है तो उसको हम nth टर्म कहेंगे। और nth टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी 994। और अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया कि an यानी जितना भी यहाँ पर होगा उससे एक कम d होगा, यानी अगर n है तो n-1d। an की जगह पर 994, a की जगह पर 105, n मालूम नहीं है, d 7 है। 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 और n-1 इंटू 7। अब क्या किया जाए, अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 8 बचेगा और
7 बचेगा। 8 9 बचेगा और ये 7 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा n-1। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 प्लस 1 यानी कि 128। यानी सीरीज में कितने टर्म होंगे 128। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच वॉज डिविजिबल बाई 7, तो वो कितने हो जाएंगे 128। ठीक है। इसी तरीके से और अगर मल्टीपल वाले क्वेश्चन ही अगर बताएं तो मान लिया 4 के मल्टीपल की बात हो रही है कि 4 के मल्टीपल हो और 10 से 250 के बीच में हो, 10 और 250, यानी कि नंबर विच वॉज डिविजिबल बाई 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। तो अगर उनको बताना है कि कितने, पहले तो नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे बताए जाएंगे, अगर हमें मालूम है कि जो 10 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पहले तो हमें 10 के बाद का 4 डिजिट नंबर हमको 10 के बाद का 4 से डिविजिबल नंबर हमको चाहिए। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 इनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो पहला नंबर होगा वो 12 होगा जो कि 4 से डिविजिबल है और 10 और 250 के बीच का नंबर है। उसके बाद अगर आप लास्ट नंबर बनाए तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 248 वो नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्या करना, सीरीज क्या बनेगी, 12 के बाद क्या आएगी 16 आएगी, क्यों, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। 4 4 4 4 प्लस होता चला जाएगा। तो a कितना है यहाँ पर 12, d कितना है 4, an कितना है 248। अगर यहाँ से हमको निकालना पड़े n निकालना तो फार्मूला an का लगाया जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पे 248, a की जगह पर 12, n मालूम नहीं है, d कितना है 4, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 236 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, 4 अपॉन में आ जाएगा, 4 अपॉन में अगर लाएंगे तो हो जाएगा 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n-1। तो 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 10 और 250 के बीच में वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो कितने होंगे 60 नंबर ऐसे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और। अब एक सीरीज जनरल सीरीज ले लेते हैं, थोड़ी सी आपको देखने में हो सकता है टिपिकल लगे। जैसे कि लिखा है -1 -1 -5/6 -2/3 -1/2 एंड सो ऑन। पहला काम तो ये कि इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। कैसे चेक करें, मैंने क्या बताया, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो इनके बीच में निकाले, चाहे वो इनके बीच में निकाले, चाहे वो इनके बीच में निकाले। तो पहले अगर d1 निकालते हैं तो -5/6 -1, तो ये हो जाएगा -5/6 -+1, एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे -5 यहाँ प्लस का 6 तो आ जाएगा 1/6। अगर d2 निकालते हैं तो इसका मतलब -2/3 -5/6, तो कितना आ जाएगा -2/3 -+5/6। अगर एलसीएम ले लें इसमें 6 तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 5 जा 5, यानी कि 1/6। इसी तरीके से अगर तीसरा और निकाल लें, d3 निकाल लें तो -1/2 -2/3, तो ये आ जाएगा -1/2 +2/3, एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी ये भी 1/6 आ गया। इसका मतलब ये सीरीज एपी में है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। पूछा गया कि क्या एपी है या नहीं है। तो पहला काम √2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर 8 को देखें तो इसको 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब रूट के बाहर क्या आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2√2। अगर 18 को लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 3 जा
8 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। 18 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक, पेयर में क्या है 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2। 32 को अगर लिखा जाए 32 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी कि 2 के 2 पेयर बने, एक 2 इसमें से बाहर एक 2 इसमें से बाहर, यानी कि 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना हो गया √2। अब अगर इस सीरीज को देखें तो ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, ये 4√2 है। इसका मतलब हर बार √2 ऐड हो रहा है, इसलिए इस सीरीज को हम AP कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं जिसमें सीरीज को चेक करना है। जैसे लिखा है √20, उसके बाद लिखा है √45, उसके बाद लिखा है √80, उसके बाद लिखा है √125 एंड सो ऑन। तो 20 को अगर लिखें तो 20 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो एक 2 बाहर, तो ये 2√5 हो जाएगा। और अगर 45 को लिखें तो इसको लिख सकते हैं 9 5 जा 45, तो 9 का √3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3√5। और इसी तरीके से अगर हम 80 को लिखें तो 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 16 का √4 होता है, तो 4√5 हो जाएगा। और अगर इस तरीके से इनको लिख दिया जाए तो जो सीरीज हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी 2√5, 3√5, 4√5 और 5√5। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√5 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 को लिख सकते हैं 9 5 जा 45, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3√5। जबकि अगर 80 को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 16 5 जा, तो 16 का √4 होता है, तो 4√5। 125 को अगर देखा जाए तो 25 इंटू 5 है ये, तो 25 का √5 होता है, तो ये 5√5 हो गया। अगर इसको देखा जाए तो 2√5, 3√5, 4√5, इस तरीके से सीरीज कैसी है ये भी AP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √5 ऐड हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसके ये भी हो गया, यानी इसको AP कहा जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको निकालना है, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने की बात की गई है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज दे रखी है और कहा जा रहा है इस सीरीज का हमको 18th टर्म बताइए। 18th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बताया जो टर्म होगा D उससे कम, यानी कि 18 - 1, यानी ये हो जाएगा A + 17D। तो A की जगह पर कितना है 20 है, D कितना है, अगर D निकाले तो 17 - 20 यानी कि -3। 17 यानी हमने क्या बताया कि नेक्स्ट टर्म से प्रेसीडिंग टर्म को माइनस करना है, यानी 17 - 20 ना कि 20 - 17। ये बहुत ध्यान रखना है कि हमेशा बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करना है, चाहे नेगेटिव में आंसर मिले चाहे तो पॉजिटिव में मिले। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, 17 3 जा 51 माइनस साइन के साथ, और इस तरीके से माइनस का 31, ये यानी इस सीरीज का जो 31st टर्म, इस सीरीज का जो 18 टर्म होगा वो -31 होगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। एक सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और कहा गया है कि इस सीरीज का विच टर्म, इन इस सीरीज का कौन सा टर्म, इस सीरीज का कौन सा टर्म 20th टर्म से 55 ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक गिवन सीरीज है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में कौन सा टर्म 20th टर्म से 55 ज्यादा होगा। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज मोर देन 55 more 55 more than 20th term. Which term of this sequence is 55 more than 20th term? तो यानी कि हमें उस टर्म को अगर ये मान लें कि वो टर्म कौन सा है nth टर्म है, इस सीरीज का कोई टर्म है जो कि 20th टर्म से 55 ज़्यादा है, तो बताना है वो टर्म कौन सा है, यानी कि हमको n निकालना है। तो an का फार्मूला क्या है, a + n - 1 × d। A20 का मतलब A + 19D, क्योंकि मैंने बोला था एक कम करके लिखना है, प्लस 55। अगर वैल्यू लिखी जाए तो A की जगह पर 3, n मालूम नहीं है, D हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5, यहाँ पर 3,
डी कितना है 5, तो 19 5 ज़ा 95 प्लस 55। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 95 और 55 यानी कि 150 और 3 153 और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन 5 यानी कि 30, तो n बराबर आ जाएगा 30 प्लस 1 यानी कि 31st टर्म जो होगा इस सीरीज का वो 20th टर्म से 55 ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन दिया है विच टर्म ऑफ द सीरीज यानी कि 5, 15, 25 एंड सो ऑन फाइव 15, 25 एंड सो ऑन विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। इसमें फिर क्वेश्चन वही है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 31st टर्म से कितना ज़्यादा है, 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 130 मोर देन 31st टर्म। सेम क्वेश्चन, मैंने मान लिया कि सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि a 31 का मतलब a प्लस 30d और यहाँ पर कितना 130, वैल्यूज अगर रखी जाए तो a कितना है 5, d कैसे निकलेगा 15 माइनस 5 यानी कि 10, तो यहाँ पर 5 हो गया, n मालूम नहीं है, d मालूम है 10, a मालूम है 5, d मालूम है 10, तो 30 इंटू 10 300 प्लस 130, अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 435 और ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 10 और n माइनस 1 अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 430 अपॉन 10 यानी कि 43, तो अगर n की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर 43 प्लस 1 यानी कि 44, यानी इस गिवन सीरीज का 44th टर्म जो होगा वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा। कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको। जैसे एक सीरीज दे रखी है, एक सीरीज पूरी नहीं दी है बल्कि दिया है उसका 10th टर्म दे रखा है 52, 10th टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है 52 और 17th टर्म दे रखा है 17th term, 10th term 52 and 17th term is 20 more than 13th term। क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है जिसमें ये कहा गया है, क्वेश्चन में एक सीरीज दी जिसमें कहा गया कि उस सीरीज का 10th टर्म 52 है और 17th टर्म 13th टर्म से 20 ज़्यादा है, तो वो पहले तो सीरीज बताइए। सीरीज बताने के बाद आपको क्या बताना है कि वो जो सीरीज है वो एपी है। कैसे दिखाएं? एपी तो खैर होगी क्योंकि हम एपी का यूज़ करेंगे और उन्होंने बोला भी है सबसे पहले कि जो 10th टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब वो सीरीज बतानी है। सीरीज कैसे निकलेगी? 10th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 9d, 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d, एक तो ये टर्म बन जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन बन जाएगी। अगर यहाँ से बनाए तो 17th टर्म माइनस 13th टर्म इज इक्वल 20, 17 का मतलब a प्लस 16d जबकि 13 का मतलब a प्लस 12d। अगर इसको सॉल्व करें तो ये a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d यानी 20, a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 12d 4d, 4d बराबर 20, तो d बराबर 5 और इस d की वैल्यू अगर इसमें रख दी जाए तो a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 52, तो a आ जाएगा 52 माइनस 45 यानी कि a इज इक्वल टू 7। फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया, तो अगर सीरीज लिखनी तो पहला टर्म 7, फिर 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमको मिल गई। यानी अभी तक सीरीज दी होती थी, टर्म निकालने थे, इस बार टर्म दिए थे और आपको सीरीज निकालनी थी। और एक दो क्वेश्चन और हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बताने की मुझे लगता है ज़रूरत है, तो हम बता देते हैं इसको। एक सीरीज दे रखी है 6 13 20, 6
3, 6, 13, 20 एंड सो ऑन। और इस सीरीज का लास्ट टर्म भी दे रखा है कितना, 216। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द मिडिल, यानी कि इसका मिडिल टर्म आपको निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म को जानना जरूरी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमको फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, an फार्मूला लगाना पड़ेगा। an के लिए a दे रखा है 6, d दे रखा है 13 माइनस 6 यानी कि 7, 13 लिख देते हैं, 13 माइनस 6 यानी कि 7, और अगर हम nth टर्म की वैल्यू बात करें यानी an की वैल्यू, तो ये 216 दे रखी है। अब nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 216, a कितना है 6, n माइनस 1, और d कितना है 7। 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 210, 7 अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1, ये बचेगा 30। तो n बराबर कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 यानी कि 31। टोटल टर्म कितने हैं 31 है। आपने पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, अगर n ऑड होगा तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी होता है उसमें प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। अगर n ऑड है, ऑड का मतलब अगर मान लीजिए n की वैल्यू कितनी है 11 है, तो मिडिल टर्म कैसे मिलेगा 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो 11 प्लस 1 यानी 12, 12 अपॉन 2 यानी कि 6th टर्म। जो 6th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही इवन होता, अगर n इवन होता तो कैसे निकलता, अगर n इवन होता तो फार्मूला हो जाता n अपॉन 2th टर्म। ये मीडियन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है आपने, क्लास 8th और 9th में है ये चीज, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और होल अपॉन 2। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू को 10 मान लिया जाए तो यहाँ पे 10 अपॉन 2 यानी कि 5th टर्म, यहाँ पे 10 अपॉन 2 का मतलब 5 प्लस 1। आप ये बात क्लियर समझ लीजिए कि ये अपॉन में जो 2 है वो सिर्फ n के अपॉन में है, 1 के अपॉन में नहीं है। तो n अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 मतलब 5 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म अपॉन 2। इसका मतलब 5th टर्म की वैल्यू प्लस 6th टर्म की वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तब हमको मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है। मिडिल टर्म क्या मिलेगा, मिडिल वैल्यू मिलेगी। मिडिल टर्म जब इवन सीरीज होगी यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म इवन में होंगे तो मिडिल टर्म 2 होंगे। कौन कौन सा, एक 5th टर्म भी मिडिल हो सकता है, 6th भी मिडिल हो सकता है, ठीक है। अब हम काम करते हैं इस क्वेश्चन पे जिस पर मैं बात कर रहा था कि नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल लिए हैं और हमको चाहिए मिडिल टर्म। तो ये बताइए मिडिल टर्म होगा कौन सा। मैंने बताया जितनी n की वैल्यू है अगर ऑड है तो प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो 31 प्लस 1 32 अपॉन 2 यानी कि 16th टर्म। इसका मतलब हमको 16th टर्म निकालना पड़ेगा। तो 16th टर्म का मतलब अगर 16th टर्म है तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस 15d। जितना टर्म होता है n d उससे कम होता है, तो यहाँ 16 तो यहाँ 15, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की जगह पर 6, 15 और d की जगह पर कितना 7, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 15 की 7 से मल्टीप्लाई 105 और 6 यानी कि 111। तो इस तरीके से ये मिडिल टर्म हमने आपको बता दिया, यानी किसी भी सीरीज का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हमने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें जो मुझे लगता है कि वो भी एक चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है, अभी तक तो हम लोग जो टर्म निकालते थे कोई सीरीज दी होती थी और हम निकाल लेते थे 5वां टर्म, 15वां टर्म, 11वां टर्म, 18वां टर्म, 16वां टर्म निकल आता था। लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड है, एक सीरीज दी है इन्होंने 7, 10, 13 एंड सो ऑन, एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो 184 है। इस क्वेश्चन में जो काम करना है उसमें कह रहे हैं कि 8th टर्म निकालिए, लेकिन बिगिनिंग से नहीं एंड से, यानी कि जो हमें 8th टर्म निकालना है वो इधर से नहीं निकालना है। इधर से निकालना होता तब तो 8th टर्म जैसे लगा रहे थे a प्लस 7d निकल आता, लेकिन हमें चाहिए एंड से कौन सा टर्म, 8th टर्म। एंड से 8th टर्म निकालने को अगर हम लिखें तो इसको हम ln लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट से होता तो an लिखते, लास्ट से लिखेंगे तो ln लिखेंगे। ln क्यों लिखा, फर्स्ट टर्म को a से लिखते हैं इसलिए लास्ट टर्म को an लिखा गया, और लास्ट टर्म को l से लिखते हैं इसलिए इसको ln लिखा गया। तो ln निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an मीन्स nth टर्म वो कितना है 184 माइनस n माइनस 1, n मालूम नहीं है,
और डी मालूम है, ln यानी जो टर्म हमको निकालना है उसकी वैल्यू। करना क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा और n निकालने के लिए हम nth टर्म का फार्मूला लगा दें। तो nth टर्म का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना है 184, a कितना है 7, n माइनस वन, d कितना है 3। 7 तरह के माइनस हो जाएगा तो 184 माइनस 7 यानी कि 177, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या बचेगा n माइनस वन। 3 5 या 15, 3 9 या 27। 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। n कितना आ गया 60 आ गया। अब हम क्या करें, इसका यूज़ करके यहाँ पर अगर लगाए तो हमें क्या चाहिए ln कौन एर्थ टर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया एर्थ टर्म क्या पूछा गया एर्थ टर्म। तब तो जब एर्थ टर्म था तब तो हम शायद यहाँ पे लिख सकते थे n की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पर इन्होंने एर्थ टर्म पूछा है तो यहाँ पर an, एक बात समझ लो आप, an को l लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो कोई आपको, क्योंकि n इसके लिए यूज़ किया गया है। कौन सा टर्म है nth टर्म है लास्ट से, तो यहाँ पर n लिखा गया, यानी ये वाला n यहाँ पर लिखना है, जबकि यहाँ पर जो n लिखा था वो इस टर्म के लिए था, इसलिए यहाँ पर हमने उसको वापस l में लिख दिया। करना क्या पड़ेगा, अगर हम फार्मूला लगाएं अगर फार्मूला लगाएं L8 के लिए तो L यानी कि 184 माइनस n माइनस वन यानी 8 माइनस वन, और D कितना है 10 माइनस 7 यानी कि 3, तो कितना आ जाएगा 180, 8 माइनस वन 7, 7 3 21, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 159। तो ये क्या आ जाएगा लास्ट से nth टर्म यानी लास्ट से एर्थ टर्म निकल आया। क्लियर है मेरी बात। देखिए ये चीज़ हमने आपको बताई है, जो ये n कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों करता है कि अगर हम फार्मूले में यहाँ पर an लिख देते, अगर यहाँ पर an लिखा होता तो आप इस n और इस n को सेम समझते, जबकि ये नहीं है। यहाँ पर ये जो n यूज़ किया गया वो ln के लिए है, जबकि ये an इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है उसके लिए, तो लास्ट टर्म को हम l से लिख देते हैं, ठीक है। तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, यानी कि जो ये काम किया गया है इसका कोई रोल इसमें नहीं है। सिर्फ इतने से काम हो जाएगा कि अगर हमें लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, एर्थ निकालना हो, 15th निकालना हो, 5th निकालना हो, 7th निकालना हो, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर हमें नहीं दिया होता है तो हमको निकालना पड़ता है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ये चीज़ ना हो तो हम वो भी बता दें आपको। अच्छा एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, इसमें जैसे कोई क्वेश्चन दिया होता है और पूछा जाता है कि क्या ये जो टर्म है गिवन सीक्वेंस में होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि क्या 184 सीरीज क्या है, सीरीज है 11, चाहिए 180, यहाँ पर है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। एक सीरीज दे रखी है और पूछा जा रहा है कि क्या 184 इस सीरीज का टर्म है या नहीं है। क्या ये टर्म 184 इस सीरीज में होगा, ये कैसे चेक किया जाए। तो हम मान लेते हैं ये सीरीज का nth टर्म है, यानी कि nth टर्म की वैल्यू को 184 मान लेते हैं। a कितना है 3 है, और d निकालने के लिए 7 माइनस 3 यानी कि 4 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर निकालें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की जगह पर 184, a की जगह पर 3, n माइनस वन और d की जगह पर 7 माइनस 3 यानी कि 4। 3 तरह के माइनस हो जाएगा तो ये 181 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। एक बात अगर थोड़ा सा हम देखें, क्या 181 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 181 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड करने पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 होल 1/4 इतना आया। तो अगर हम इधर भेज देंगे 1 को तो ये कितना आ जाएगा +1, 45 होल 1/4 +1, तो कितना हो जाएगा ये। अब एक बात समझो आप, क्या n की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर नेचुरल नंबर में मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन है और एक नेचुरल नंबर है।
अगर फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर ऐड होगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू ही मिलेगी। क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर में नहीं आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये टर्म इस सीक्वेंस को लाई नहीं करेगा, यानी ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस में नहीं होगा। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाती तो हम ये कहते कि ये टर्म इस सीक्वेंस में होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, मैंने ये बताया कि ये टर्म है 184, बताना ये कि ये टर्म इस सीक्वेंस में होगा या नहीं होगा। पहला काम क्या किया हमने, मान लिया कि ये इस टर्म का इस सीक्वेंस का टर्म है। अगर इस सीक्वेंस का टर्म है तो कौन सा टर्म है? nth टर्म है। तो nth टर्म का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू लिख दिया मैंने, a मालूम था, d मालूम था, सॉल्व किया और n की वैल्यू निकाली। जो n की वैल्यू निकली वो नेचुरल नंबर में नहीं मिली हमको, तो कोई भी टर्म फ्रैक्शनल, जैसे हम कहें कि 7.5वां टर्म है ना, या हम कहें 13.5 जो टर्म होगा वो इतना होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, 8वां टर्म, 50वां टर्म, 100वां टर्म हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल जो टर्म की वैल्यू तो फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमेशा ही नेचुरल नंबर में मिलनी चाहिए, ठीक है। तब उसमें हम कह सकते थे कि ये जो टर्म होगा इस सीक्वेंस में होगा। एक क्वेश्चन और ऐसे ही बता देते हैं और फिर हम बढ़ेंगे, आपको अगली उस पर लेके चलेंगे जहाँ पर हम बताएंगे किसी भी सीरीज में जो टर्म दिए होते हैं उनको ऐड कैसे किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और दिया गया है कि -150 क्या सीक्वेंस कौन सी है? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। चेक करना है कि क्या ये टर्म इस सीक्वेंस में होगा। तो हमने फिर वही nth टर्म की वैल्यू कितनी है? -150। nth टर्म इज इक्वल टू a, nth टर्म क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हो गई, a कितना है? 11 हो गया, n नहीं मालूम है, d मालूम है, 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब कितना हो जाएगा ये बच जाएगा माइनस का 161 और ये -3 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस कैंसिल हो गया तो n माइनस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 5 जा 15 और 5 4 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 और 2/3। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53 होल 2/3 प्लस 1। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रैक्शन में अगर कोई नेचुरल नंबर ऐड किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू में ही आएगा। इसका मतलब ये जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, इसलिए मैं कह सकते हैं कि ये टर्म इस सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख गया है जो कि बताना जरूरी लग रहा है मुझको। एक सीरीज दी है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। और ये पूछा गया है कि इस सीरीज, हम अच्छा एक बात बताइए, जो सीरीज रिड्यूसिंग है, जो सीरीज डिक्रीजिंग है, उसमें एक कंडीशन वो आएगी जब 0 आएगा, और या 0 नहीं भी आएगा तो 0 के बाद के नंबर आना चालू हो जाएंगे, इसका मतलब निगेटिव। कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि जब सीरीज कम करती जाएंगे तो कम कितना करना है, यहाँ पर कितना कम होना? 4 कम होता चला जा रहा है। एक कंडीशन वो आएगी कि जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमको कौन सा टर्म मिल जाएगा? निगेटिव टर्म मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो यही पूछी गई है कि बताइए इस सीरीज का कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा, यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म। अगर ये मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस का nth टर्म, इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? फर्स्ट निगेटिव टर्म है। निगेटिव टर्म का मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव टर्म। तो यहाँ पर ये मैंने मान लिया कि इस सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू लिखें हम तो इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो a की जगह पर 121 है, n माइनस 1 है, d की जगह पर माइनस का 4 है और लेस देन 0 है। अब क्या किया जाए? ये हो जाएगा 121 प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 और यहाँ पे लेस देन 0। अब क्या किया जाए? अगर हम 121 और ये इधर भेज दें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, 4 अपॉन में आ जाएगा तो 121 अपॉन 4 और यहाँ आ जाएगा n माइनस 1। तो 4 3 जा 12, 30 होल 1 अपॉन 4 और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
अगर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर कर ही लेते हैं पूरा, तो 121/4 प्लस 1 और यहाँ पर n लिख दिया हमने। क्या किया है हमने, इस 1 को इधर प्लस किया, तो 121/4 प्लस 1। अगर एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा तो 121 प्लस 4/4 और यहाँ पे क्या है n, तो ये हो जाएगा 125/4 और यहाँ आ गया n। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ये वैल्यू आ गई इसकी। यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 31/1/3 से ज़्यादा। मैंने अभी आपसे बोला था कि फ्रैक्शनल वैल्यू n की नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू n की नहीं है, बल्कि n की वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा हो और इसके ठीक बाद टर्म हो तो वो क्या हो सकता है 32, क्योंकि 31st टर्म के आगे की बात है और फ्रैक्शनल वैल्यू हो नहीं सकती है, तो 31 के बाद जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा वो 32 टर्म होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 32nd टर्म होगा। 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। ओके, तो ये तो खैर हमने बता दिया आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और बनेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर एस अग्रवाल का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जिनको बताया जा सकता है। चलिए वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन पहले हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे टर्म की, अब हम बात करेंगे सम ऑफ द टर्म की। सम ऑफ द टर्म यानी किसी भी सीरीज में जो भी नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं उनको ऐड करके कितना आएगा ये बताना है हमको। अच्छा, उसको चालू करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बता दें हम आपको, कि कभी भी कोई सीक्वेंस अगर आप लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एपी है जिसके 3 टर्म्स का सम इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है, यानी कि 3 टर्म आपको लेट करने पड़ेंगे एपी के, तो जब 3 टर्म आपको लेट करने होंगे एपी के, तो उसको लेट करने का तरीका क्या होता है कि एक टर्म तो हम ले लेते हैं ए, एक टर्म ले लेते हैं ए, एक इसके बाद में a प्लस डी हो जाएगा और एक इसके पहले लेंगे तो a माइनस डी हो जाएगा, यानी कि a माइनस डी a प्लस डी। इस तरीके से 3 टर्म आपको लेट करने हैं एपी में। अगर 3 टर्म लेट करने हैं तो ऐसे ही लेट करना है। और अगर मान लीजिए आपको 4 टर्म लेट करना है या नंबर ऑफ टर्म इवन में है, तो क्या यहाँ पे ऑड के केस में, ऑड के केस में क्या एक बीच में हो गया, बाकी आगे पीछे बढ़ते रहना। अगर 5 टर्म होते तो एक डी और आगे, यानी कि a प्लस 2d हो जाता, और यहाँ एक पीछे और, यानी a माइनस 2d हो जाता। लेकिन अगर 4 टर्म लेट करने हो तो कैसे लेट करते, एक लेते a माइनस डी और एक लेते a प्लस डी। अब अगर इनके बीच की गैपिंग देखी जाए तो कितनी है, हमने कैसे बताया था, हमने कहा था सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो a प्लस डी से जब a माइनस डी माइनस होगा तो a प्लस डी, तो यहाँ माइनस से आएगा, यहाँ प्लस डी आएगा, तो a कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2d आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का है। तो इससे क्या क्लियर होगा कि अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो 2d प्लस करेंगे, तो अगर a प्लस डी में 2d ऐड होगा तो a प्लस 3d हो जाएगा। अगर इससे पहले वाला टर्म चाहिए तो इसमें से 2d माइनस कर देंगे, तो a माइनस डी में अगर 2d माइनस करेंगे तो a माइनस 3d हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 4 टर्म लेट करेंगे तो a माइनस डी a प्लस डी, a माइनस 3d a प्लस 3d। इस तरीके से लिखने के बाद ये 4 टर्म आपको लेट करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लेट करेंगे तो शायद क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन है इसके कि एक सीक्वेंस दी है 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 और k प्लस 2, और ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है ये एपी में है। ये टर्म कैसे हैं, एपी के हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है वो कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है सीरियल वाइज, यानी अगर ये 5वां है तो ये 6वां है तो ये 7वां है, अगर ये 15वां है तो ये 16वां है, ये 17वां है, अगर ये 20वां है तो ये 21वां, ये 22वां है, अगर ये पहला है तो ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो हम जानते हैं कि अगर जो टर्म है अगर वो सीरियल वाइज है तो सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमको मिलता है, और अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर निकलना चाहिए वही यहाँ पर निकलना चाहिए। इसका मतलब
इसका मतलब ये कि अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड से सेकंड को माइनस करें तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे लिखें तो A2 का मतलब यहाँ पर है 4k माइनस 6, जबकि A1 का मतलब है 3k माइनस 2। यहाँ पर किया जाए तो A3 का मतलब k प्लस 2 और A2 का मतलब 4k माइनस 6। अगर करें तो क्या आएगा 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2 k प्लस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ जाएगा 4k माइनस 3k k बचेगा, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 बचेगा, k माइनस का 4k माइनस का 3k बचेगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 3k अगर इधर ले आए तो ये आ जाएगा 3k प्लस k और 4 इधर ले आए तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4। यहाँ कितना आ जाएगा 4k, जबकि यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4 यानी कि 3। तो k यहाँ पर निकालना था तो फिर हमने आपको बता दिया कितना होगा 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम आपको बता दें। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि आपको चेक करनी होती है कि ये एपी है या नहीं, जो कि पीछे हमने किया था। लेकिन कभी कुछ ऐसी भी सीरीज मिलती है जिनमें आप डायरेक्ट थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है कि हम इसको कैसे बताएं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, और एक टर्म और दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये पूछा गया क्या ये एपी है। तो एपी की कंडीशन क्या थी कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसका मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करने पे जो आए वही थर्ड से सेकंड को माइनस करने पे आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालें, अगर a2 माइनस a1 की वैल्यू निकाल लें और a3 माइनस a2 की वैल्यू निकाल लें, अगर ये दोनों सेम आ जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एपी होगी। तो a2 माइनस a1 का मतलब हो जाएगा a2 का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि a1 का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहा, लेकिन यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी है। इसको ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस साइन आगे लगा है तो माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा 2ab आएगा माइनस का, लेकिन माइनस बाहर लगा है तो प्लस 2ab आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस